नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। इससे पहले तक आप लोगों ने 4 क्लासेस देख ली होंगी, जिसमें हम लोगों ने चर्चा करा एस्किमो जनजाति के बारे में। इकाई नंबर 7 बीए सेकेंड सेमेस्टर, और आपका सब्जेक्ट है जियोग्राफी का इकाई नंबर 7 में डिस्कस इसलिए कर रहा था क्योंकि इकाई नंबर 7 और इकाई नंबर 8 आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैंने सोचा कि इकाई 7 और 8 को विधिवत तरीके से आपके लिए पढ़ा देंगे, ताकि एक भी प्रश्न यहाँ से आपके छूट करके ना जाए और सारे क्वेश्चन आप कर पाएँ। ठीक है, तो अभी तक आपकी 4 क्लासेस हो चुकी हैं। आज के वीडियो के माध्यम से यूनिट 7 की क्लास 5वीं क्लास हम लेंगे, जिसमें हम मसाई जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने चर्चा करा एस्किमो जनजाति में, क्लास 1 में एस्किमो जनजाति, क्लास 2 में हमने चर्चा करा भैया बुशमैन जनजाति के बारे में, क्लास 3 में हमने पिग्मी जनजाति के बारे में चर्चा करा, और क्लास 4 में हमने जो है किर्गिज जनजाति के बारे में चर्चा करा। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे 5वीं जनजाति जो कि विश्व स्तर की है, उसका नाम है मसाई जनजाति। मसाई जनजाति के बारे में हम विस्तार से आज की वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बीए बीएससी बीकॉम में अगर आपका जियोग्राफी सब्जेक्ट है, चाहे मेजर चाहे माइनर, सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिन बच्चों को हमारे साथ जुड़ना है, उस जुड़ने के लिए मैं आपको पूरा डिटेल में जानकारी बता दूंगा अभी क्लास के बीच में, तो आप जिनको भी जुड़ना है जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो आज का वीडियो जो होगा वो मसाई जनजाति से रिलेटेड होगा। ठीक है, मसाई का निवास क्षेत्र हम देखेंगे, व्यवसाय क्या करते हैं, आवास उनका कैसा, सामाजिक जीवन कैसा है, वो लोग किस वस्त्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है, पहनावा ओढ़ावा रीति रिवाज क्या क्या है, शिकार करते हैं तो कैसे करते हैं, कहाँ पर रहते हैं, सारी चीज़ें आपको विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। चित्र भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे मसाई लोगों का। ठीक है, मसाई जनजाति, अगर आपको कोर्स में जुड़ना है हमारे साथ तो जुड़ सकते हैं। क्या कैसे करके आपको एसएमएस करना है बेटा 91 61 93 60 62 पर। ठीक है, इस नंबर पर एसएमएस करना है। और चूंकि जो है चैप्टर वाइज जो क्लासेस हैं, उन क्लासेस को लेने के लिए साथ ही साथ में आपको पीडीएफ नोट्स के साथ चीज़ें मिलेंगी। पीडीएफ नोट्स ग्रुप में मिलेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में। अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा। ठीक है, अपने सब्जेक्ट को लिख करके भेज दीजिएगा। जैसे ही आप ये सब लिख करके भेजेंगे, नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम, आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा। उसी स्कैनर पर मात्र आपको 100 रुपीज़ पेमेंट कर देने होंगे। उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। वहाँ पर आपकी सभी क्लासेस आपकी होती रहेंगी, जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे, सभी सब्जेक्ट की तैयारी होगी, यानी सभी विषय की तैयारी होगी। परीक्षा चाहे आपकी एमसीक्यूज होगी तो भी उसके लिए भी, और परीक्षा आपकी चाहे जो है लिखित होगी उसके लिए भी तैयारी आपकी बेहतर तरीके से करवाई जाएगी। ठीक है, तो फटाफट से जुड़ जाइए, अपने सभी दोस्तों को जुड़वा लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप जुड़ेंगे तो आपका ही उसमें जो है आप ही उसको देख पाएंगे, बाकी लोग नहीं देख पाएंगे। तो आप जुड़ जाइए फटाफट से एसएमएस करके। जो जो भी बच्चे जुड़ेंगे, जल्दी जुड़ेंगे तो मात्र 100 रुपीज़ अभी चार्ज है, बाद में फीस बढ़ सकती है। तो जिनको भी जुड़ना है जुड़ सकते हैं सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को जानने का प्रयास। तो मसाई जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे आज हम। ठीक है, मसाई जनजाति ये विश्व स्तर की जनजाति है, अफ्रीका महाद्वीप की बेसिकली जनजाति है। ठीक है, निवास क्षेत्र, हैबिटेट, मसाई लोग पशुपालन के रूप में पूर्वी अफ्रीका के केनिया, उत्तरी तंजानिया और पूर्वी युगांडा के पठारी प्रदेशों में रहते हैं। चरवाहे हैं बेसिकली। इससे पहले किर्गिज लोग मध्य एशिया के थे, चरवाहे थे। ठीक है, इनके निवास स्थान विक्टोरिया झील से पूरब की तरफ है, यानी विक्टोरिया झील के पूरब दिशा में लोग रहते हैं। या ऊंचा भाग रिफ्ट घाटी, रिफ्ट माने रिफ्ट घाटी होता है, मतलब रिफ्ट घाटी से खंडित है। रिफ्ट वैली जो होती है वो एक घाटी होती है, गहरी सी घाटी होती है। इस प्रदेश में अनेक झीलें और ज्वालामुखी पर्वत बन गए हैं जहां पर ये लोग रहते हैं। घाटी की चौड़ाई 1 किलोमीटर से 64 किलोमीटर तक है। 1 किलोमीटर से, यानी घाटी जो है जहां पर गड्ढा, 1 किलोमीटर से 64 किलोमीटर तक गहरी गहरी घाटियाँ, फिर पहाड़, फिर घाटी। जैसे देखो इस तरीके की घाटी, जैसे एक घाटी होती है इस तरीके से घाटी हो गई ये, तो यहाँ पर 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर की घाटी है ये। लेकिन जब यही घाटी एक प्रकार से ऐसे निकले और इस तरीके से जाए, ये यहाँ पर पर्वत है, तो ये घाटी आपका लगभग मान लेते हैं 64 किलोमीटर या 50 किलोमीटर की हो सकती है। इस तरीके की घाटियाँ, लंबी लंबी घाटियाँ, लंबी लंबी चोटियाँ इस तरीके से हैं। ठीक है, तो इसी घाटियों में निवास करते हैं बेसिकली ये लोग। ठीक है, मसाई क्षेत्र जो है मसाइयों का 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक स्थित है। यानी कि अगर देखें हम, ये जो पृथ्वी है ये मान लेते हैं 0 डिग्री अक्षांश है, तो उत्तरी 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि यहाँ से लेकर के 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, यानी ये दक्षिणी अक्षांश है 5 डिग्री। ठीक है, और ये 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यहाँ से लेकर के इस एरिया में अफ्रीका महाद्वीप यहीं पर पड़ता है आपका। तो यहाँ पर निवास करने वाली, जहाँ पर आपका अफ्रीका में जो कीनिया है, युगांडा है, तंजानिया है, यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, दक्षिणी कीनिया और उत्तरी जो है टंगानिका में अधिकांशतः उच्च भूमियों की ऊंचाई
1800 मीटर तक है और इस उच्च भूमि का मध्यवर्ती भाग 2400 मीटर से 2700 मीटर तक ऊंचा है और यहीं पर बेसिकली ये लोग रहते हैं। कौन कौन लोग? मसाई लोग। यहाँ की जलवायु कैसी होती है? जलवायु की अगर बात की क्लाइमेट की, तो कुछ ऊंचाई पर आप देखेंगे स्थित होने के कारण से यह क्षेत्र जलवायु पूर्वी अफ्रीका के तटीय प्रदेश तथा पश्चिम में कांगो बेसिन की, कांगो एक नदी है, उसी की जो घाटी है उसकी जलवायु की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है यहाँ की जलवायु, चूँकि ऊंचाई पर है। इस प्रदेश का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, यानी गर्मी भी पड़ती है। वार्षिक ताप परिसर यानी रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत कम होता है यहाँ पर, लेकिन दैनिक ताप परिसर अधिक रहता है। दिन में तापमान ज़्यादा रहता है, दिन गर्म तथा धूपदार होते हैं तथा रातें यहाँ पर ठंडी होती हैं। उच्च भागों को छोड़ करके वार्षिक वर्षा यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 100 सेंटीमीटर से मतलब कि 100 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती हैं। उच्च भूमि के उत्तरी तथा दक्षिणी किनारों पर 1200 मीटर से नीचे पठारों तथा रिफ्ट घाटी के तल पर वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक होती है। सबसे अधिक वर्षा अप्रैल महीने के और मई महीने के बीच में होती है। हिंद महासागर से तेज मानसून उठता है, वो पवनें चलती हैं, हवाएं चलती हैं और वही मानसून आकर के यहाँ पर बरसता है मई और अप्रैल के महीने में। उच्च भूमि पर नवंबर में भी हल्की फुल्की वर्षा हो जाती है, किंतु 1200 मीटर से नीचे भागों में जून से सितंबर तक सूखा पड़ा रहता है। ठीक है। वनस्पतियों की अगर बात की जाए तो यहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं बेटा, इस प्रकार की जलवायु होने के कारण से इस प्रदेश में अधिकतर भाग में घास के स्थल हैं। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अर्थात घाटी के तल तथा निचले पठारों पर घास की लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर तक होती है। लंबी शुष्क ऋतु में घास सूख जाती है, मतलब कि गर्मी के महीनों में घासें सूख जाती हैं। पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, पतझड़ टाइप का जैसे अपने यहाँ पर होता है वैसे। ऊंचे पठारों पर जहाँ वर्षा अधिक होती है लंबी लंबी घासें उगती हैं। मतलब इसमें बबूल के पेड़ 10 मीटर से 15 मीटर ऊंचाई पर स्थित होते हैं। इस लंबी घास के मतलब कि सवाना प्रदेश में कहीं कहीं पर विस्तृत शुष्क जंगल मिलते हैं, सूखे जंगल मिलते हैं। ठीक है। गर्म सवाना जो होता है ये दक्षिणी अफ्रीका का ही, मतलब कि अफ्रीका महाद्वीप में ही पड़ता है, मैदान है घास का। उर्वरता के लिए जंगलों में आग लगा दी जाती कभी कभी, ताकि जंगल जो है जल जाएगा तो उर्वरक चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है। जो ये जनजातियाँ हैं बेसिकली यहीं पर आपका देखेंगे ये पूरे एरिया में निवास करती हैं। क्लियर। अभी मैं थोड़ा सा आपको चित्र दिखा रहा हूँ। पर्वतों पर जहाँ वर्षा अधिक होती है शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान पाए जाते हैं जो उत्तम चरवाहों का काम करते हैं। 1800 मीटर से अधिक ऊंचे भाग पर कभी सूखा नहीं पड़ता। शुष्क ऋतुओं में मसाई लोग अपने पशुओं के साथ यानी गर्मी के महीनों में ये पशुओं के साथ ऊंचे पठारों पर चले जाते हैं जहाँ पर ऊंचाई होती है और वहाँ उनके पशुओं के लिए उत्तम घासें प्राप्त हो जाती हैं, यानी कि ये भी चरवाहे टाइप के ही होते हैं। क्लियर। शारीरिक लक्षण वगैरह अभी आप देखेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। वैसे मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ठीक है। इनको जो है मसाई लोगों की जो है 1 मिनट में मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। अगर आप देखेंगे किर्गिज लोगों के बारे में मैंने आपको दिखाया था। किर्गिज के अलावा मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा मसाइयों के बारे में अगर दिखाना चाहूँ, देखिए मसाई जनजाति के बारे में अगर देखेंगे आप, देखिए 1 मिनट में, ये किर्गिज जनजाति थी। ठीक है बेटा। आप समझते हैं मसाई जनजाति के बारे में। क्लियर। देखें प्लीज़ वेट अ मोमेंट। आप ऐसे देखेंगे कौन सी जनजाति है? मसाई। देखें अब इनको आप देख पाएंगे। अभी मसाई जनजाति के बारे में अगर आप देखेंगे, इमेज आपको दिखा दूं ताकि इनका जो शारीरिक बनावट है, ये देखें इतने काले होते हैं ये लोग। ठीक है। मसाई जनजाति का चित्र यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, विजिबल हो पा रहा होगा। ये लोग मसाई जनजाति के हैं। ठीक है। ये क्लियर देख पा रहे हैं आप? तो ये मसाई जनजाति के लोग हैं, लंबे चौड़े होते हैं। ठीक है। आप देख रहे होंगे एकदम से, तो मसाई जनजाति के लोग हो गए। या आप देखते हैं किर्गिज लोग तो मंगोलाइड प्रजाति से हैं, लेकिन ये नीग्रो प्रजाति बेटा वह प्रजाति होती है जो काले रंग के होते हैं। अफ्रीका जो महाद्वीप में जो चीज़ लोग पाए जाते हैं वो आपके नीग्रो प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। ठीक है। तो नीग्रो प्रजाति जो होती बेटा ये काले रंग के होते हैं और मंगोलाइड प्रजाति जो होते हैं हल्के पीले रंग के होते हैं। ठीक है। क्लियर। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आप देखेंगे कि ये प्रजाति जो है बेसिकली ये मसाई जनजाति के लोग हैं। अगर थोड़ा सा और देखेंगे आप, ठीक है, मसाई जनजाति के बारे में, तो ये लोग मसाई जनजाति हैं। देखिए इस तरीके का इनका चेहरा होता है मसाई जनजाति के लोगों का। ये आप देखेंगे मसाई, ये फ़ोटो आप देखें, इनका ट्रेडिशनल जो है, इनका जो है वस्त्र है, आप देखेंगे इनकी परिसज्जा कैसी है।
ये इस टाइप का वस्त्र पहनते हैं, इनका जो है ये, ठीक है, ये मसाई जनजाति होती हैं। स्त्रियां कुछ इस तरीके के वस्त्र को धारण करती हैं। स्त्रियां ये हैं और ये स्त्री है। बाकी आप देखते हैं पुरुष वगैरह भी आप देखते हैं इनका वस्त्र जो होता है थोड़ा सा अलग होता है। स्त्रियां थोड़े अलग टाइप का वस्त्र पहनती हैं। तो इस तरीके से ये मसाई जनजाति हैं। आप यहाँ पर तमाम फ़ोटो वगैरह देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये मसाई जनजाति की एक तस्वीर और देखें, अगर आप देखेंगे नव भारत टाइम्स की तरफ से फ़ोटो जो है अपलोड की गई है, तो आप देखेंगे ये फ़ोटो, ठीक है। तो ये मसाई जनजाति के लोगों का अलग से ट्रेडिशंस वगैरह होते हैं, तो इन्हीं सभी के बारे में आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। क्लियर। तो आपको अब पता चलेगा कि नीग्रो प्रजाति जो होते हैं काले, अभी प्रजाति के बारे में आप चर्चा करेंगे, कपाल कैसा होता है, नासिका कितनी लंबी होती है, कलर कैसा होता है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। क्लियर। तो मसाई जनजाति के बारे में आप लोगों ने देखा, जाना। आप थोड़ा सा इनके बारे में और चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चले, अगर हम बात करें इनके, अब देखिए शारीरिक लक्षण। अब शारीरिक लक्षण तो आपको पता चल गया होगा कैसे होते हैं, लेकिन फिर भी आप देखें लिखना कैसे। सोमैटिक फीचर्स, मसाई देखने में लंबे होते हैं, छरहरे होते हैं, लंबे चौड़े एकदम से होते हैं, करिया करिया एकदम से, ठीक है। हाथ पैर पतले होते हैं, इनके अंगुलियां लंबी लंबी, मतलब लंबे होते हैं, ज़्यादा मोटे नहीं होते, लंबे लंबे होते हैं, हाथ वाल लंबे होते हैं, मतलब हम लोगों से ज़्यादा लंबे होते हैं। इनकी त्वचा का रंग हल्का चॉकलेटी से गहरा कत्थई, यानी कि एकदम से ब्राउन टाइप का होता है, काला। इनका सिर ऊंचा होता है और पतला होता है। इनकी नाक एकदम से सीधी होती है, लंबी नाक होती है, पतली पतली, ठीक है। अन्य नीग्रो लोगों की अपेक्षा इनके ओंठ जो होते कम मोटे होते, क्योंकि नीग्रो प्रजाति का शारीरिक लक्षण क्या है कि इनका ओंठ जो होता है एकदम से लटका हुआ होता है, इतना मोट मोट ओंठ होता है, ठीक है। तो ये इनके ओंठ कम पतले मतलब कि कम मोटे होते हैं, ऊपर को कम पतले मतलब कि जो है पलटे हुए रहते हैं, जबकि ऊपर की ओर मतलब इस तरीके से इनके ओंठ जो होते हैं, जैसे हम लोगों के ओंठ है, थोड़ा सा इनसे हम लोगों से ज़्यादा होता है। ऊपर की ओर पलटे मतलब कि इस तरीके से पलटा रहता है इनका ओंठ, थोड़ा मोटे मोटे, लेकिन इन लोगों का थोड़ा कम होता है, ठीक है। इनके सिर पर बाल कम होते हैं और कम घुंघराले और लंबे कम होते हैं, ठीक है। कम घुंघराले बाल और लंबे होते हैं। लंबे संपर्क के कारण से इनमें जो है मेडिटेरेनियन या निग्रोइड प्रजातियों के शारीरिक लक्षण भी इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये लक्षण होता है इनका, आपको मैंने दिखा ही दिया। भोजन की अगर बात करें तो भोजन ये लोग क्या करते हैं, मसाई जनजाति के लोग, इनके भोजन में मांस का मुख्य स्थान होता है। मांस भेड़ों और बकरों के मांस को ये लोग खाते हैं। इस मांस के अलावा गायों का दूध भी ये लोग, यानी गाय का दूध भी पीते हैं। ज्वार बाजरा और मक्का का भोजन योद्धाओं को छोड़ करके सभी लोग खाते हैं, यानी योद्धा लोग ये मक्का और ये सब नहीं खाते हैं, बाजरा। बाकी सारे आम सामान्य लोग जो है खाते हैं, बाकी योद्धा लोग जो है मांस वगैरह खाते हैं। जंगली जड़ें तथा केला सिर्फ औरतों का भोजन होता है, यानी जंगल की जड़ें और केला वगैरह औरतें खाती हैं। ये पदार्थ नीग्रो तथा जो है बांडोरोबो लोगों से पशुओं के बदले में प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि बांडोरोबो जो लोग होते हैं वो केला वगैरह और जो जड़ें होती हैं उनकी खेती वगैरह करते हैं, उनको निकालते हैं, तो पशु उनको देते हैं, तब इनको केला वगैरह मिलता है। जंगली जानवरों तथा चिड़ियों का शिकार सिर्फ उनके चमड़े, सांग और पंखों के लिए करते हैं, क्योंकि उनके पंख वगैरह सर पर लगा करके आभूषण के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। मांस प्राप्ति के लिए नहीं करते हैं, बस केवल उनके चमड़े और उनका जो सींग होता है, उनके जो पंख होते हैं, उन्हीं के लिए जो है ये लोग उनको मारते हैं, चिड़ियों वगैरह को, ठीक है। और जानवरों को, जंगली जानवरों को मांस उसका नहीं खाते। जंगली शहद का प्रयोग या तो ताज़ा करते हैं या फिर उससे शराब बना करके फिर उसको पी करके फिर बढ़िया से डांस और नृत्य करते हैं, इस तरीके से होता है। यानी ये तो शहद बना लेते हैं उससे, और शहद ना ही बना पाए तो उसको एक प्रकार से शराब बना देते हैं, जो कि शराब भी जो है फलों के रस से ही बनती है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये कुछ इनका जो है मसाई लोगों का जो है क्राल नाम का एक घर होता है, क्राल नाम की बस्ती होती है। तो क्राल एक बस्ती या अंडाकार बस्ती होती है, इसी बस्ती में क्राल लोग रहते हैं। ये देखेंगे इस तरीके के यहाँ पर घर वगैरह बने रहते हैं, इस तरीके से ये लोग, ये तमाम घर हैं इसी टाइप के, यहाँ पर सब ये सब मसाई लोग रहते हैं, ठीक है। तो अंडाकार आकार की बस्तियाँ होती हैं, क्राल जिनको कहते हैं। आगे देखते हैं वस्त्र कैसा पहनते हैं, क्लोथिंग तो आपको देखना, आप देखे होंगे। अधिकतर मसाई लोग चमड़े के बने हल्के कपड़ों का प्रयोग करते हैं। औरतें और योद्धा नवयुवक उत्सव के समय आभूषण धारण करते, जो मैंने आपको दिखाया था जब वो तमाम तीर उर लेकर के वो निकले थे। चमड़े पर बार बार मक्खन तथा चर्बी रगड़ करके चिकना बनाते हैं लोग, जो पहनते हैं।
औरतें बकरों के चमड़े से बनी हुई ओढ़नी का प्रयोग करती हैं, जो ओढ़नी नीचे वो रेड कलर की थी, ठीक है। योद्धा युवकों की टोपी बाघ, बबून और अन्य जंगली जानवरों के चमड़े से तैयार करी जाती है। धनवान लोगों की कन्याएं हाथ, पैर तथा गर्दन में लोहे के तार की कड़ियाँ पहनती हैं। ये इनके वस्त्र होते हैं। जो धनी लोग होते हैं वो लोहे के जो है आभूषण पहनती हैं, ठीक है। पतले पतले तार होते हैं वो सब। इस तरीके से ये लोग होते हैं मसाई लोग, ठीक है। कराल नाम का इनका घर होता है, सॉरी बस्तियाँ। प्रत्येक परिवार का अपना घर तथा दल होता है। प्रत्येक परिवार का अलग अलग पड़ाव होता है जिसे कराल कहते हैं। तो परिवार के पड़ाव को, यानी एक परिवार जहाँ पर रहता है पूरे एरिया को क्या कहते हैं? कराल कहते हैं। इनकी बस्तियों को कराल कहते हैं। एक कराल में 20 से लेकर के 50 तक की झोपड़ियाँ होती हैं, यानी कि एक कराल या एक गाँव में, इनके गाँव को या बस्ती को कराल कहते हैं। तो उस कराल में 20 झोपड़ी या 50 झोपड़ी तक हो सकती हैं। ये झोपड़ियाँ अपना स्थान बदलती रहती हैं। नया पड़ाव बनाने से पूर्व नया चारागाह और जल पूर्ण स्थान खोज लेता है, क्योंकि चारा और पानी मिलेगा तहीं वहीं पर ये बस जाएंगे। चारा पानी खत्म हो जाएगा, फिर वहाँ से हट करके दूसरे स्थान पर चले। जनजातियों का बेसिकली यही विशेषता अधिकतर जनजातियों की होती है। घास में कुछ झुरपुट मतलब कि झुरमुट आदि का प्रयोग होना आवश्यक हो जाता है। तो कराल बनाने तथा उसकी देखभाल करने का कार्य स्त्रियाँ करती हैं। कराल के अंदर बनाई गई झोपड़ियाँ अंडाकार होती हैं, ओवल टाइप की, तथा पास पास होती हैं। सभी लोग इकट्ठा ज़्यादा दूर नहीं बनाते, पास पास बनाते, बगल बगल। बीच में 100 मीटर का व्यास का खुला स्थान रहता है, जिसमें जंगली जानवरों और पशुओं सुरक्षा की जाती, ताकि जो है उसमें ना घुस पाएँ। ऐसा उतना उसका मुख होता है जो घर का वो उतना चौड़ा नहीं बनाते हैं। इसमें कुछ दूर पर मतलब कि कुछ द्वार भी होते हैं। पड़ाव के मध्य भाग में बाणों का एक क्रम रहता है, जिसमें रात के समय पशु रखे जाते हैं। इन बाणों को कटीली झाड़ियों से घेर दिया था, तहाँ पर पशुओं को कोई जंगली पशु आकर के परेशान न करे। जैसे हम लोग अपना चन्नी वगैरह बनाते हैं जहाँ पर गाय भैंस बांधते हैं। झोपड़ियों की अगर बात की जाए तो प्रत्येक पत्नी की अपनी झोपड़ी रहती है। उसकी वह देखभाल करती है पत्नियाँ। इसकी छतों को बैल के चमड़ों से ढक देते हैं, ताकि पानी वगैरह बारिश हो या फिर कुछ हो तो दिक्कत ना हो, धूप वगैरह से रक्षा हो। छतें घास और बांस के ढांचे में 1/2 मीटर मोटी बनाई जाती हैं, जिनके ऊपर गोबर और मिट्टी की लेप चढ़ा दी जाती है। दरवाज़ों पर मोटे चमड़े लगा दिए जाते हैं। नष्ट होने वाली वस्तुओं को चमड़े से ढक दिया जाता है। इनकी कुटिया बिल्कुल मतलब कि अंधकारमय होती है, यानी कि उसके अंदर एकदम से अंधेरा होता है। प्रकाश तथा वायु आने के लिए केवल छोटे छोटे जो है छिद्र छोड़ते हैं, ताकि वहाँ से केवल प्रकाश और वायु आ सके, ठीक है। जिनको केवल रात्रि के समय तथा खराब मौसम में ही खोला जाता है। सोने के लिए द्वार से बिल्कुल दूर स्थान पर मचान होता है, जिस पर किसी पशु की खाल बिछी हुई होती है और वहीं पर ये लोग लेटते हैं। ये होते मसाई जनजाति के लोगों का बिस्तर वगैरह। पशुधन की अगर बात की जाए, लाइफ स्टॉक, देखिए इनकी वास्तविक संपत्ति पशु होते हैं। प्रत्येक परिवार के पास पशुओं की काफ़ी संख्या रहती है। दूध निकालने का कार्य स्त्रियां दिन निकलने से पहले तथा शाम को सूर्य छिपने से पहले ही दूध को पशुओं से निकाल लेती हैं। दूध को इकट्ठा करने तथा रखने के लिए सूखी लौकी की तुम्बी का प्रयोग करते हैं। सूखी लौकी का जो ऊपरी खाल होता है उसके बीच से गूंजा और बीज को निकाल लेते हैं, और ऊपरी का जो भाग होता है वो मोटा जब सूख जाती है तो उसमें उसी में रख देते हैं दूध वगैरह, ठीक है। मतलब वो आकार बन जाता है, उसको बोलते हैं तुम्बी, ठीक है। तो तुम्बी का प्रयोग करते हैं। दूध के बर्तनों को पवित्र रखने के लिए उसे गोमूत्र से पहले धोते हैं, यानी गऊ के मूत्र को पवित्र माना जाता है। मसाई अपने पालतू पशुओं की हत्या बिल्कुल भी नहीं, जिन पशुओं को पालते हैं उन पशुओं की हत्या नहीं करते। गायों का मांस उनके स्वतः मरने के बाद खाया जाता है, यानी कि उनको मार करके नहीं खाते हैं। जब गाय वगैरह मर जाती है तो भले उनका मांस खा लें, अन्यथा उनका मांस नहीं खाते हैं, ठीक है। किंतु वे कभी मारी नहीं जाती, गायों को कभी मारते नहीं हैं। गायों के प्रति इनका बड़ा प्रेम है और गायों का सम्मान करते हैं। प्रत्येक गाय का कुछ नाम ये लोग अपने हिसाब से रखते हैं। उनके यहाँ दूध का प्रयोग कच्चा ही होता है, यानी कच्चा दूध ही पीते हैं। सिर्फ रोगी मनुष्यों को ही दूध उबाल करके दिया जाता है, बाकी जो सेहतमंद लोग हैं वो कच्चा दूध ही पीते हैं, इसीलिए थोड़ा सा लंबा चौड़ा होते हैं और बलिष्ठ होते हैं। दूध को हिला करके मक्खन बनाते हैं, किंतु ये लोग पनीर बनाना नहीं जानते हैं, ठीक है। भेड़ों को पालते हैं लोग, ठीक है। भेड़े की अगर बात की जाए तो भेड़ों की संख्या भी पशुओं से कम नहीं होती। इनसे दूध, रक्त और मांस का प्रयोग भी मतलब कि प्राप्त होता है भेड़ों से, परंतु भेड़ों का स्थान इनके सामाजिक जीवन में अधिक महत्व नहीं रखता। भेड़ों के साथ कुछ बकरियां भी ये लोग पालते हैं। बकरियों से दूध और मांस दोनों प्राप्त होते हैं, ठीक है। जब तक दूध रहे हैं तब तक दूध पी रहे हैं, नहीं तो उसको काट करके खा पी ले रहे हैं।
फिर गधे भी पालते हैं लोग, ठीक है, डंकीज। अधिकांश परिवारों में कुछ गधे भी पाले जाते हैं जिन पर बोझा ढोने का काम किया जाता है, उन पर कुछ लाद करके उनको ढोया जाता है। कुछ लोग इस कार्य के लिए ऊँट भी रखते हैं बोझा ढोने के लिए। कुत्तों का प्रयोग भी कुत्तों का प्रयोग पशुओं की देखभाल के लिए करते हैं, क्योंकि कुत्ते जब घर पे जैसे हम लोग करते, कुत्ते पालते ताकि जो है रात्रि वगैरह में कोई पशु खोलने के लिए, हमारी भैंस खोलने के लिए आएगा तो कुत्ते भौंकेंगे, तो वैसे ये लोग भी करते हैं। दावत और उत्सवों के दिन पशुओं का मांस घर के बाहर ही पकाया जाता है। जब भी दावत या कोई उत्सव होता है तो घर के अंदर मांस नहीं पकाया जाता है। मांस और दूध दोनों का प्रयोग एक दिन में नहीं किया जाता है। इनमें सभी लोग पशुपालन का कार्य नहीं करते हैं। 16 से 30 साल के लोगों को युद्ध के लिए रखा जाता है। 16 से 30 साल के लोग जो होते हैं, युवा लोग, वो युद्ध करने के लिए रहते, कभी किसी दूसरे दल से युद्ध होने को आ जाए तो इसके लिए वो युद्ध के लिए प्रिपेयर होते हैं। युवा युवतियों यानी कि युवा कन्याएं जो होती हैं उनको अपने परिवार से अलग दूसरे कराल में रहना पड़ता है। इनका कर्तव्य अपने दल के लोगों तथा पशुओं की रक्षा करना होता है। ये सिपाही बड़े आनंद से जीवन बिताते हैं। ये लोग तेज धार वाले बर्छे, लोहे की तलवार और हड्डी की बनी ढाल का प्रयोग करते हैं, जो युवक होते हैं 16 से 30 साल के। और युवतियाँ जो होती हैं अलग स्थानों पर रहती हैं, ठीक है, सॉरी, युवतियाँ रहती, व्यक्ति जो होते हैं, युवा व्यक्ति जो होते हैं, इनको अपने परिवार से अलग रहना पड़ता, ट्रेनिंग उनको वहीं पर दी जाती है। इस तरीके से चीज़ें होती, ठीक है। युवतियों की बात नहीं, यहाँ पर व्यक्ति था, वहाँ पर थोड़ा सा मुझे कम दिखाई पड़ा, ठीक है, चश्मा बनवाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। चले, सामाजिक संगठन, इनका जो सामाजिक संगठन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी अगर बात करें तो मसाई लोगों के पशुओं और अन्य संपत्ति को पाने का उत्तराधिकारी गोत्र सहायता के द्वारा प्रदर्शित होता है। इन लोगों में एक गोत्र में शादी नहीं होती, यानी सगोत्री शादी नहीं होती, क्योंकि गोत्र पिता के गोत्र पर निश्चित होता है। पिता जिस गोत्र का होगा उस गोत्र की कन्या से शादी वो पुरुष नहीं करेगा, ठीक है। यानी गोत्र जैसे हम लोगों में सगोत्री विवाह नहीं होता, ऐसे ही ये लोग मसाई लोग भी सगोत्री विवाह नहीं करते, क्योंकि एक गोत्र की कन्या उसकी सिस्टर कहलाएगी, इस वजह से शादी नहीं करते, ठीक है। उनमें कुछ गोत्रों के उपविभाग होते हैं, किंतु यह गोत्र से बाहर विवाह करने वाले होते हैं। कीनिया में रहने वाले मसाई लोगों को दो बड़े भागों में बांटा जा सकता है। पहला है काले बैल के गोत्र वाले और दूसरा होता है लाल बैल के गोत्र वाले। गोत्र का सिर्फ घरेलू महत्व होता है, राजनीतिक प्रभाव इसका नहीं होता कोई, ठीक है। बस शादी वगैरह करने के लिए गोत्र वगैरह देखा जाता है। किसी लड़की का विवाह उसके बचपन या जन्म से पूर्व भी निश्चित हो सकता है। कभी कभी कि हमारी लड़की होगी तो हम तुम्हारे बच्चे से शादी करेंगे, इस तरीके से भी शादी हो जाती है। लेकिन उसकी शादी तब तक नहीं होती है जब तक कि लड़की की उम्र 25 या 30 साल की नहीं हो जाती है। 25 या 30 साल पे शादी होती है। प्रथम शिशु के जन्म के बाद ही लड़की का पिता दहेज देता है। पहली स्त्री से विवाह करने पर उसे पति के पशुओं की संपत्ति का बहुत बड़ा भाग देखभाल के लिए मिल जाता है। अगर पहली स्त्री से विवाह किया जाए तो पति के पशु जो होते हैं, पति के पास जो पशु या संपत्ति है उसका बहुत बड़ा भाग पत्नी को देखभाल के लिए मिल जाता है। बहुविवाह की प्रथा प्रचलित है, यानी कि कई विवाह अलग कर सकते हैं। और प्रौढ़ व्यक्ति बारी बारी से कुछ समय उपरांत शादी करते रहते हैं, यानी कि एक शादी नहीं, 4, 5, 10 शादी जो भी कर पाए, जितना जो सक्षम हो अपनी शादी करते हैं। इस प्रकार कई पत्नियां आ जाती हैं। प्रथम पत्नी की अपेक्षा दूसरी पत्नी को कम पशु मिलते हैं, यानी जो पहली पत्नी होती है उसको ज़्यादा पशु रखने के अधिकारी, क्योंकि यहाँ पर पशु कीमती होते हैं, पशुओं को रखना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो जो पहली पत्नी होती है उसको ज़्यादा पशु मिलते हैं, उससे जो कम दूसरी पत्नी होती है उसको कम पशु मिलते हैं, और तीसरी आएगी तो उसको उससे कम मिलेंगे। इस तरीके से पहली पत्नी की वरीयता रहती है। पिता की मृत्यु के बाद में पशु लड़कों में जैसे मान लेते हैं 4 लड़के हैं किसी पिता के, तो 4 लड़के हैं तो 10 पशु पाले था, या 12 पशु थे तो 3-3 पशु सबको मिल जाएंगे, ठीक है। प्रत्येक पत्नी के लड़के अपनी अपनी माता को मिले पशुओं को ही अपने में बांट लेते हैं। यानी कि मान लेते हैं क्योंकि एक पिता के मान लेते हैं 3 बीबियां हैं, एक बीबी के जो है 4 लड़के हैं, एक बीबी के 3 लड़के हैं और एक बीबी के जो है 2 लड़के हैं। अब मान लेते हैं इसको मिला था, पहली पत्नी थी, इसको मिला था 10, कि इसको मिला था कितना, 12 गाय, कि 12 पशु मिले थे। इसको मान लेते हैं कि 9 पशु मिले थे, ठीक है। और इसको चूंकि कम ही मिलेंगे, और इसको मान लेते हैं इसको कितने मिलेंगे, 6 पशु मिलेंगे, चूंकि ये जो है तीसरी नंबर की पत्नी है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ऐसे क्या होगा कि चूंकि इसीलिए बहुत सारी पत्नियां ज़्यादा शादी नहीं करती, चूंकि उनको कम मिलेगा, तो वो फर्स्ट शादी ही करती हैं। तो 12
जो पशु हैं तो 4 लोग पाए गए, तो 3-3 लोग इसमें पा जाएंगे, 3-3 पशु। ऐसे ही ये लोग 3-3 पा जाएंगे और ये भी 3-3 ही पा जाएंगे। चूँकि हो सकता है ज़्यादा बच्चे होंगे, अगर यहाँ पर 4 बच्चे हो जाएंगे तो फिर वो पशु एक एक बटेंगे या इस तरीके से बटेंगे, ठीक है। यानी जो पत्नी होगी उसके इतने पशु होंगे, उसी पत्नी के पशु के हिसाब से उनके पुत्रों में बटेंगे। क्लियर। और बाकी जो पिताजी की होगी उसमें सभी लोग बराबर बराबर पा जाएंगे। लोहार और सुनार इसमें पाए जाते हैं मसाई में। देखें, लोहे के औजार तथा स्त्रियों के पहनने के आभूषण तैयार करने के लिए लोहार और सुनार रहते हैं। ये इसी दल के अलग जाति तथा परिवार के लोग होते हैं। इन लोगों के साथ मसाई की अन्य जातियां वैवाहिक संबंध नहीं करती हैं। यानी जो सुनार और लोहार होते हैं, मसाई के अन्य लोग इनसे शादी नहीं करते हैं। इनमें सुनार और लोहार ही आपस में करते हैं, परंतु इनके रक्त को धातु का कार्य करते रहने के कारण से अशुद्ध माना जाता है कि ये धातु का काम करते हैं, लोहे का काम सोने का काम करते हैं। तो लोहे और सोने का काम करते हैं, इसी वजह से इनका जो खून जो है वो अशुद्ध हो गया है। इनके लड़कों को सिपाही नहीं बनाया जाता है, ये बात भी, यानी कि सोनार और लोहार को निम्न दर्जे का जो है उनको अछूत टाइप का माना जाता है। जादू टोने का प्रयोग भी यहाँ पर होता है। मसाई लोगों का एक प्रधान धार्मिक नेता होता है जिसे लैबोन कहा जाता है। सभी योद्धा नवयुवकों पर इसका नियंत्रण होते हैं। जो योद्धा होते हैं, जो जिनकी ट्रेनिंग होती है, उस पर लैबोन जो है नियंत्रण में, लैबोन का नियंत्रण होता है। लैबोन की तुलना इजराइल के मुख्य पादरी से करी गई। जैसे इजराइल में आप देखते हैं हर व्यक्ति को सैनिक सिखाया जाता है, ऐसे ही ये होता है लैबोन। मसाई लोगों का पुजारी प्रशासनिक शक्ति ना रहने पर भी मसाई समाज में बहुत सम्मानित होता है। यानी जो ऐसे पंडित जी लोग होते हैं, जैसे अपने यहाँ पर ऐसे पुजारी जो उनके होते हैं बहुत ही सम्मानित होते हैं। जैसे अपने हिंदू धर्म में पंडित जी की बड़ी रिस्पेक्ट होती है, ऐसे ही आप देखते हैं मुस्लिम धर्म में जो मतलब कि जो मौलवी होते हैं उनकी रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। इस नेता का सम्मान बाडरोबो, लुम्बबा, ठीक है, लुम्बबा और बकुआफी लोग भी करते हैं तथा उससे भयभीत रहते हैं। लैबोन को भयानक अज्ञात शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और इसकी भविष्यवाणी का पर बड़ा भरोसा लोग करते हैं। अगर लैबोन ने कुछ कह दिया कि ये होने वाला है तो लोग उस पर विश्वास करते हैं। यह नेता एनगाई नाम से प्रसिद्ध ईश्वर की पूजा करते हैं। कौन? जो लैबोन होते हैं, ये एनगाई नाम के ईश्वर की पूजा करते हैं। आज यूरोपीय सभ्यता ने इनके सामाजिक और धार्मिक विश्वासों में अड़चनें पैदा कर दी हैं। लैबोन अब भी पवित्र आत्मा समझे जाते हैं। लैबोन की तरह वर्षा का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति का भी बड़ा सम्मान होता है, क्योंकि लैबोन भविष्यवाणी करते हैं कि वर्षा कब होगी, कब मतलब कि आपदा आने वाली, ये सब बताते हैं। और चूंकि जो व्यक्ति ऐसा कर लेता है वो उसी के समान जो है सम्मान प्राप्त करने लगता है। इस तरीके से चीज़ें हैं। योद्धा नवयुवक भी मसाई में बड़े फेमस हैं, ठीक है। देखिए, मसाई समाज की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि समय समय पर युवकों को योद्धाओं के दल में भेजा जाता है। ये उन लोगों का स्थान ग्रहण करते हैं जो प्रौढ़ हो जाते हैं और उन्हें शादी करके परिवार बसाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। युवकों को योद्धा वर्ग में सम्मिलित होने से पूर्व योद्धाओं के सब गुण अपनाने पड़ते हैं और बाद में उनका मुंडन संस्कार होता है। और इस तरीके से कई मतलब ये उनके संस्कार में शामिल है कि उनको योद्धा बनाया जाएगा। 16 से 30 साल में उनको योद्धागिरी करनी, उसके बाद में फिर शादी वगैरह करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। जैसे अपने यहाँ पर ब्रह्मचर्य होता था 25 वर्ष तक, उसके बाद में शादी होती थी, उस तरीके से। तो आप लोगों ने बेटा 5वां लेक्चर समझ लिया। अब अगला जो आएगा लेक्चर वो आएगा सेमांग जनजाति को लेकर के, ठीक है। सेमांग जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे हम। ये लास्ट जनजाति है विश्व स्तर की, ठीक है। तो सेमांग जनजाति ये आपकी कौन सी होगी? यूनिट नंबर 7, ठीक है। यूनिट नंबर 7 और क्लास नंबर 6, ठीक है, क्लास नंबर 6। तो इस तरीके से 6 क्लास आपकी यूनिट नंबर 7 की मैंने कंप्लीट मतलब कि 6वीं क्लास हो जाएगी। उसके बाद में आपका यूनिट नंबर 7 समाप्त हो जाएगा। फिर यूनिट नंबर 8 के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि विश्व स्तर की जनजाति होगी, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या चर्चा कर लिया भाई? हम लोगों ने चर्चा कर लिया एस्किमो जनजाति के बारे में, बुशमैन के बारे में, किर्गिज़ के बारे में, मसाई के बारे में और पिग्मीज़ के बारे में। अब बची है लास्ट आपकी सेमांग जनजाति। फिर इसके बाद में आपका समाप्त हो जाएगा। फिर इकाई नंबर 8 में हम भारतीय जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे, इसमें भोटिया, गद्दी, थारू, भील, गोंड, संथाल, नागा सभी के बारे में चर्चा करेंगे। और प्रयास यही रहेगा कि अब की बार 2-2 जनजातियों को एक एक चैप्टर में हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।